हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेक्रेड हार्ट स्कूल। आज हम लोग फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स नहीं, आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, लेकिन ये कुछ खास क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए इनको हम देखेंगे। और अर्लियर क्लासेस में जो मैंने आपको नोट्स भी भेजे थे जिसके, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शन की क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। अगर वो रियल फंक्शन है तो उस केस में हम उसको ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और उस फंक्शन को एनालाइज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं एनालिसिस मेथड या एनालिटिकल मेथड। हर फंक्शन का ग्राफ हमने सीखा नहीं, हमने तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ सीखा है, तो हम हर क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल इस स्टैंडर्ड में। जैसे यहाँ पे हम देखें, ये जो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकंड पार्ट f(x = 9 - x²। अब रूट ऑफ x का ग्राफ हमको पता नहीं है तो हम इसका ग्राफ नहीं बना सकते हैं। हम ट्राई कर सकते हैं, बन भी जाएगा, लेकिन वो कितना एग्जैक्ट होगा हम उसके बारे में जानकारी अभी नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफ के थ्रू नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में पहले हम इसको देखें। माइनस ऑफ मॉड x है। हम जानते हैं कि मॉड x जो है वो एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा है तो हम इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं और सिंपल हम चाहें तो एनालिसिस के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए दोनों मेथड करके देखते हैं, ग्राफिकल मेथड भी और एनालिसिस मेथड भी। ग्राफिकल मेथड में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा अभी कि कैसे हम स्टैंडर्ड फंक्शन के बेस पे ग्राफ को बनाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर स्टैंडर्ड फंक्शन में कुछ भी ऐड हो या कुछ सब्सट्रैक्ट हो, तो जब हम ऐड करते हैं तो वाई एक्सिस पे उतना ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वाई एक्सिस पे उतना नीचे की तरफ प्लेस्ड होता है। लेकिन अगर हम ग्राफ के आगे जो भी हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके आगे एक माइनस साइन लगा दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा ग्राफ पे। जब कभी भी हम किसी भी फंक्शन के आगे, स्टैंडर्ड फंक्शन के आगे एक माइनस साइन लगाते हैं तो हमारा ग्राफ एक मिरर इमेज बनाता है इसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। क्या मतलब है इसका? ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक। अगर हमको माइनस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ चाहिए तो मॉड एक्स के आगे ही माइनस लगा है, तो हम अगर इस फंक्शन का मिरर इमेज ले लें, हम चाहें तो टेबल बना के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेबल बना के नहीं होगा, टेबल बना के भी करेंगे तब भी हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा ही है। लेकिन हम फास्ट तरीका देखना चाह रहे हैं कि हमको बिना टेबल बनाए ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अगर हम इसके आगे देखें तो इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस एक्स एक्सिस को एक मिरर बोल दें, ठीक, तो अगर एक्स एक्सिस को मिरर बोलेंगे यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक मिरर रखा हुआ है, तो इस ग्राफ का जो इमेज बनेगा मिरर में, वही मिरर इमेज इसका ग्राफ होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि मिरर किसको मानना है ऐसे केस में, एक्स एक्सिस को। तो अगर हम इसको मिरर मानेंगे तो जो हम क्या जानते हैं कि मिरर में जब हम कोई भी इमेज को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट्स और मिरर के बीच में, ऑब्जेक्ट्स और इमेज के बीच में बिल्कुल बीचों बीच में मिरर होता है। ऑब्जेक्ट्स और मिरर की डिस्टेंस और मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, ठीक। तो अगर हम इसको मिरर मानेंगे तो जैसे जैसे ये मिरर से इधर दूर होता जाएगा वैसे वैसे ये भी मिरर से दूर होता जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे ये मिरर से दूर होता जाएगा तो ये भी मिरर से दूर होता जाएगा। तो इसका मिरर इमेज यहाँ मिरर रखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट मिरर इमेज ये बनेगा, ये मिरर इमेज बना। ये जो नया ग्राफ हमको दिख रहा है यही ग्राफ होगा हमारा माइनस ऑफ मॉड एक्स का। सिंपल। किसी भी फंक्शन का हम इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास x² है, तो जब हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा, तो ये माइनस ऑफ x² हो जाएगा। तो हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। अगर हमको स्टैंडर्ड फंक्शन का मालूम हो तो हम उसके बेस पे उसके मिरर इमेज का ग्राफ बना सकते हैं, और मिरर इमेज जो होगा वो उसका निगेटिव होगा। सिंपल। अब अगर डोमेन की बात करें तो ये सारी वैल्यूज को लेगा, इन सारी वैल्यूज को लेगा,
तो जो डोमेन होगा वो हमारा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट यानी कि आर हो जाएगा। रेंज की बात करें तो अब एक्स वाई एक्सिस पे केवल नीचे वाली वैल्यू ले रहा है जो कहाँ जाती है माइनस इन्फानाइट, और कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से। तो जो रेंज होगा हमारा वो माइनस इन्फानाइट से 0 होगा, माइनस इन्फानाइट पे ओपन ब्रैकेट और 0 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 को टच कर रहा है। सिंपल। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसकी डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमको मॉडुलस फंक्शन को याद करना पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। यहाँ माइनस लगा है यानी कि जो फंक्शन है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो जब हम इसकी डिफिनेशन को लिखेंगे तो ये माइनस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। सिंपल है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम एनालिसिस के थ्रू इसके डोमेन और रेंज को फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको इस चीज का यूज करना पड़ेगा। अब एनालिसिस किया जाए कि क्या है इसका मतलब। ये चीज कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज कह रहा है कि x लेस देन 0। इसका मतलब ये जो फंक्शन है x 0 या 0 से बड़ी की वैल्यू के लिए भी डिफाइन है और x 0 और 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी डिफाइन है। इसका मतलब कि x की वैल्यू जो होगी वो पूरा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक हो सकती है, यानी डोमेन जो होगा वो हमारा पूरा रियल नंबर होगा। एक बार फिर से, डिफिनेशन का ये पार्ट बोलता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली वैल्यू लेगा। डिफिनेशन का ये पार्ट बोलता है कि x लेस देन 0 का वैल्यू लेगा। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो x 0 या 0 से बड़ी वैल्यू और x की 0 से छोटी वैल्यू, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो 0 से बड़ी, 0 से छोटी और 0 तीनों आ जाएगा, यानी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं r। और x जो वैल्यू लेता है उसी को हम डोमेन बोलते हैं। इजी। रेंज के लिए अगर हम देखें तो हम जानते हैं मॉड x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी कि मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके आगे क्या लगा हुआ है नेगेटिव, तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड तो क्या होगा, माइनस ऑफ मॉड x और -1 का मल्टीप्लाई जब 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा। लेकिन जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वलिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या होती है, जस्ट रिवर्स हो जाती है। ठीक, यानी माइनस एक्स की माइनस ऑफ मॉड एक्स होगा वो हमेशा लेस देन 0 वैल्यू लेगा। इसका मतलब कि जो एफ एक्स होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और एफ एक्स जो वैल्यू लेता है उसी को हम रेंज बोलते हैं। तो हमारा रेंज जो होगा ये माइनस इन्फानाइट से 0 होगा, और बिकॉज 0 पे हमने इक्वल टू का साइन लगा रखा है इसलिए 0 को हम इंक्लूड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। सिंपल। चलिए, तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से भी हम इस फंक्शन का निकाल सकते हैं डोमेन और रेंज, और एनालिसिस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं इसका डोमेन और रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि रूट आ गया इसमें, और रूट होने की वजह से हम जानते हैं कि अभी तक हमने किसी भी स्क्वायर रूट या कोई भी क्यूब रूट के फंक्शन का हमें ग्राफ नहीं मालूम है, तो हम इसका ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो अगर ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमको बस केवल और केवल एनालिसिस करके इसका निकालना होगा। चलिए देखा जाए एनालिसिस कैसे करते हैं हम। एनालिसिस करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है वो स्क्वायर रूट है। हमने आज तक ये पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू को पुट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू हो गई रूट के अंदर तो हम जानते हैं वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है, जो हमने 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में क्वालिटी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 निगेटिव नहीं है, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, तो
तो पॉजिटिव में हम उसको ऐड करते हैं। जीरो को हम जब हमको जरूरत होती है तो पॉजिटिव ऐड कर लेते हैं, जब जरूरत होती है तो हम नेगेटिव ऐड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो रहेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो आएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ऐसा है। ठीक, फर्दर अगर हम आगे बढ़े तो इससे हमको मिलेगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, ये इनइक्वालिटी है जिसमें एक क्वाड्रेटिक वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक वाले इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है ये जानना जरूरी है। क्यों? हमको ये देखना होगा कि वो सारी वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हों, वो सारी वैल्यू जो होंगी वो एक्स की वैल्यू होंगी। जैसे अगर हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 पुट करने पे 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हमको ट्रू मिल रहा है, यानी एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करें तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अभी भी ट्रू मिल रही है, यानी कि -2 भी इसमें x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दें तो 4 का स्क्वायर आएगा। 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, जो कि कैसा है? फॉल्स है। फॉल्स है, इसका मतलब x की वैल्यू 4 कभी भी यहाँ पर नहीं हो सकती है। सेम ऐसे ही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 का स्क्वायर, अगर हम x की वैल्यू -4 पुट कर दें तो -4 का स्क्वायर आएगा और इससे मिलेगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, और ये अभी भी कैसा है? फॉल्स है, यानी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। और चूंकि रियल फंक्शन है इसलिए x की वैल्यू जो होगी वो रियल वैल्यू होगी, मतलब कि 2 भी पुट कर सकते हैं, 2.1 भी पुट कर सकते हैं, 2.01, 2.02, 2.03। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, x का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, और 9 का स्क्वायर रूट 3 और -3 दोनों होगा, तो हम दोनों को लिखेंगे। और ये लेस देन है तो हम 3 से बड़ा और -3 से बड़ा और 3 से छोटा दिखाएंगे। इसके बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं आता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू -3 to 3, और कौन सा ब्रैकेट यूज किया हमने? ओपन क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि दोनों जगह इक्वल टू का साइन है, और x की वैल्यू जहां से जहां तक वेरी करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। तो डोमेन जो होगा वो हमारा -3 से 3 हो जाएगा। प्रीटी सिंपल। चलिए अब फर्दर आगे बढ़ते हैं हम इसके रेंज के लिए। तो रेंज के लिए हमको fx की वैल्यू देखनी होती है कि fx की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। तो fx की वैल्यू जो है इस पे वेरी करेगी, जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इस पे, और इसमें भी 9 कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करेगी? एक्स स्क्वायर पे। अब यहां से अगर हम देखें इस चीज को, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करने जा रहे होंगे वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं? 9। और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर है, तो जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ये 0 होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू ये 9 होनी चाहिए। इस चीज से हमको पता चल रहा है। अगर ये एक्स स्क्वायर न होकर के एक्स होता केवल, यानी कि ये चीज 9 इज लेस देन एक्स, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तब हम क्या कहते हैं कि 9 की मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, लेकिन मिनिमम कहाँ जाएगी? कहीं भी जा सकती है, क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ स्क्वायर होने की वजह से मिनिमम 0 तक जाएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। हम किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की जब हम मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे 0, तब एफ एक्स हमको मिलेगा 9 माइनस 0 रूट ऑफ 9, जो कितना होगा? 3। ठीक। अगर हम एफ एक्स की एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स हमको मिलेगा 9 माइनस 9, जो कितना होगा? 0। यानी एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 3 मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? 3। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 से 3 तक हमारी वेरी करेगी, यानी एफ एक्स जो होगा ये 0 से 3 तक वेरी करेगा। 0 भी उसकी वैल्यू होगी, इससे क्लोज ब्रैकेट इधर भी,
और 3 भी इसकी वैल्यू होगी, इसलिए क्लोज ब्रैकेट इधर भी। ठीक, कई बार बच्चे इसके लिए परेशान होते हैं कि यहाँ स्क्वायर रूट जब हम ले रहे हैं तो क्यों केवल 3 आ रहा है, -3 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि -3 का स्क्वायर भी तो 9 होता है ना। ये एक सिंपल सा कंफ्यूजन है जो कई बच्चों को होता है। क्या, एक बार फिर से बताते हैं कि जब हमने एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 पुट की तब fx की मिनिमम वैल्यू 3 मिली। ये 3 कहाँ से मिला? √9 से। √9 है तो इसका स्क्वायर रूट +-3 होना चाहिए। तो क्यों हमने केवल 3 रखा, क्यों नहीं +-3 रखा? उसका रीजन यहां से हम निकाल सकते हैं। इस चीज को अगर हम अलग से देखें तो हम लिख सकते हैं √9 - x² को हम लिख सकते हैं 3² - x² या फिर 3 + x और 3 - x, और x जो है वो -3 से बड़ा और 3 से छोटा है। यहां से हमको समझना होगा। क्या समझना है इसमें, देखा जाए कि ऐसी कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करें x की हम वैल्यू -3 से 3 के बीच में पुट कर सकते हैं। हम ऐसी x की कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं जिसपे हमको ये दोनों निगेटिव मिले। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर 9 का स्क्वायर रूट -3 दिखा रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, -3 का स्क्वायर, यानी इस वाले फैक्टर की वैल्यू -3 आई होगी और इस वाले फैक्टर की वैल्यू कितनी आई होगी, -3। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि x की कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करें तो दोनों वैल्यू x 3 + x और 3 - x दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते समय -3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल 3 को इंक्लूड कर रहे हैं। कई बुक्स में, कई लोकल बुक्स में इसका रेंज -3 to 3 भी दिया हुआ है, जो कि गलत है। अब क्यों गलत है? उसका रीजन यही है कि जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमको ये 2 फैक्टर मिले। इन दोनों फैक्टर में x की वैल्यू हमको -3 से 3 रखनी है। -3 से 3 के बीच की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को ही निगेटिव कर सके। ठीक, तो fx जो होगा हमारा 0 से लेकर के 3 तक वेरी करेगा, यानी हमारा रेंज जो होगा 0 से लेकर के 3 तक होगा। ठीक, मे भी हो सकता है अभी भी कुछ बच्चों को कहीं पे कंफ्यूजन है। अगर उन्हें कंफ्यूजन है किसी को भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में से है, यानी कि एक्सरसाइज 2.3 के बाद जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसमें। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ मिल रहा है ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको 12th में भी मिलेगा, जो कि थोड़ा डिफरेंट नाम से होगा। ये जो चीज हम दिख रहे हैं फॉर ऑल, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पूरा क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। लेट R be a relation from Q to Q defined by R equal to A, B such that A, B belongs to Q and A minus B belongs to Z. Z means integer. Then we have to show that A, B belongs to R for all A belongs to Q. A, B belongs to R implies that, वहाँ बुक में आपके implies that लिखा हुआ है, ये implies that का सिंबल है। belongs to R implies that B, A belongs to R। क्या मतलब है इसका कि ये चीज गिवन है और ये आपको शो करनी है। सेम ऐसे यहाँ पे A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C belongs to R। इसका मतलब कि ये चीज और ये चीज गिवन है और इस चीज को आपको शो करना है। तो हमको ये बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। जब 12th में आप इसी चीज को पढ़ेंगे तो उसको इन 3 रूल्स को नाम दिया गया है। ये रूल रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से जाना जाता है, ये सिमेट्री रिलेशन के नाम से जाना जाता है और ये ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ नाम नहीं बताया गया, यहाँ बस केवल ये है कि डायरेक्ट हमको करके देखना है। तो करके देखते हैं। सबसे पहले ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि A, बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है। जब मैंने बताया था कि अगर कोई भी रिलेशन हम लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, मान लीजिए 1, 2, 2, 3, तो इसका मतलब ये जो है 1, 2 बिलोंग्स टू R है, यानी ये इसका एलिमेंट है। ठीक, तो इसका मतलब कि हमको ये दिखाना है कि A जो होगा वो R का एलिमेंट है। अब चूंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम Q to Q है, A और B की वैल्यू Q है। Q मतलब रेशनल नंबर
और रेशनल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो हम इनफाइनाइट नंबर्स को तो चेक नहीं कर सकते ना। अगर हम इनफाइनाइट नंबर्स को चेक कर सकते थे तो हम इनफाइनाइट नंबर को चेक करके बताते हैं। जब कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो जब हमको इनफाइनाइट नंबर्स को चेक करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक जनरल वैल्यू लेते हैं जो सारे इनफाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट करें, और फिर उसके बेस पे हम बताते हैं कि हमारा क्या होगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले को चेक करने के लिए चलें, a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसके लिए हमको अपने रिलेशन की फंक्शन की डिफिनेशन पे जाना होगा। रिलेशन की डिफिनेशन क्या कहता है कि इफ a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू q एंड a माइनस b बिलोंग्स टू z। अगर हम कहते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा कि जब हम a माइनस b करेंगे तो हमको इंटीजर मिलेगा। अगर इंटीजर मिलेगा तो वो रिलेशन से बिलोंग करेगा यानी रिलेशन में होगा, इंटीजर नहीं मिलेगा तो रिलेशन में से बिलोंग नहीं करेगा यानी रिलेशन में नहीं होगा। a माइनस बी है, सॉरी a कॉमा b है तो a माइनस बी आया, मतलब पहला वाला पहले और दूसरा वाला बाद में। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो a कॉमा a है तो पहले पे भी a है और दूसरे पे भी कितना है? a कॉमा b। ये देखिए a कॉमा b है तो पहले a आया फिर दूसरे पे b आया। यहाँ a की जगह भी a है और b की जगह भी क्या है? a माइनस से क्या आएगा हमारे पास? 0। क्या 0 एक इंटीजर है? हाँ 0 बिल्कुल इंटीजर है, बिलोंग्स टू z। अगर 0 इंटीजर है तो इसका मतलब ये जो नंबर है यानी कि ये जो है ये r से बिलोंग करना चाहिए। हम लिख देंगे सो a कॉमा a बिलोंग्स टू r इज ट्रू। सिंपल। सेकंड को देखा जाए जिसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ये क्या कह रहा है? a कॉमा b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r। फिर से वही चीज, ये इसका मतलब क्या इम्प्लाइज दैट का कि इसके पहले जो चीज दे रखी है ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो इस रूल के हिसाब से a माइनस बी जो होगा ये इंटीजर होगा। ठीक, लेट कर लेते हैं हम c। तो c के इंटीजर वैल्यू है। ठीक, इसके बाद हमको दिखाना है कि b माइनस ए बिलोंग्स टू r कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं b माइनस ए, b कॉमा ए का मतलब क्या होगा? b माइनस ए। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये भी एक इंटीजर है तो उस केस में हम ये बता सकते हैं कि ये भी जो है r में बिलोंग करेगा। b माइनस सी को प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ये जो चीज हमने लेट किया है कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी लेट की है? c, और c क्या है बच्चों? इंटीजर है। तो b माइनस ए में से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो हमको a माइनस बी मिलेगा, और इस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? c है। ठीक है, c क्या है? एक इंटीजर है, और जब हम एक इंटीजर के आगे माइनस साइन लगा दे तो भी वो एक इंटीजर ही रहता है, यानी ये भी क्या आया? ये भी एक इंटीजर ही आया। इसका मतलब कि b माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू z, हेंस b कॉमा a बिलोंग्स टू r इज ट्रू। तो ये भी ट्रू मिला और ये भी ट्रू मिला। आखिरी वाले को देखते हैं, थर्ड वाले को। ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। अब फिर से वही चीज, ये जो चीज कह रखी है ये गिवन है और ये हमको शो करना है। गिवन क्या है? a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब a माइनस बी जो है एक इंटीजर है, और लेट कर लेते हैं कि ये c है, या नहीं लेट करते हैं तब भी चल जाएगा। a माइनस बी क्या है? एक इंटीजर है। सिंपल। नेक्स्ट b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब b माइनस सी भी क्या है? एक। क्यों b माइनस सी लिखा? क्योंकि हमको मालूम है कि a कॉमा b लिखे तो पहले a आएगा और फिर b। यहाँ b कॉमा c है तो पहले b आएगा और फिर c, b माइनस सी। अब हमको शो क्या करना है? a कॉमा c
इसको चेक करना है। इसका मतलब कि a माइनस सी, अगर हम ये दिखा दें कि a माइनस सी भी एक इंटीजर है तो ये चीज ट्रू हो जाएगी। अगर a माइनस सी इंटीजर नहीं होती है तो ये चीज ट्रू नहीं होगी। अब a माइनस सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कि वो इंटीजर है कि नहीं है, हमको इन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी जो हमने ऊपर किया है। हमारे पास ये मालूम है कि a माइनस बी इंटीजर है, हमको ये मालूम है b माइनस सी इंटीजर है। a माइनस सी के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों वैल्यू की हेल्प लेंगे। इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें b नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, इसमें माइनस b है, इसमें प्लस b, तो हम इसकी जगह a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कर दें। a ऐसे ही है, माइनस सी ऐसे ही है, इसके बीच में हमने प्लस बी और माइनस बी कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बस हम मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन को ताकि हमको जो चाहिए हम उसको फाइंड आउट कर सकें। अब क्या है कि ये वैल्यू को अलग कर लेते हैं, ये वैल्यू को अलग करते हैं, और जैसा हमने पहले देखा है, यानी ये चीज कह रखा है, गिवन है कि इसकी वजह से ये इंटीजर होगा, इसकी वजह से ये इंटीजर होगा, तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, और दो इंटीजर का सम क्या आता है, सिंपल सी बात है, इंटीजर ही आता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस सी बिलोंग्स टू z, हेंस a कॉमा सी बिलोंग्स टू r इज ट्रू। तो इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों हमारा कैसा हो गया, ट्रू हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे जो थोड़ा डिफरेंट थे, इनको करने के लिए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हमको यूज करना पड़ता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज 2.3 करें और मिसलेनियस एक्सरसाइज करें। जो क्वेश्चन में से आपसे नहीं लग पा रहा है वो क्वेश्चन की लिस्ट मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं उन क्वेश्चंस को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।